हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज मैटर्स। बच्चों, मैंने आप सबके साथ में पिछले सेशन में डिस्कशन किया था कि हम एक नई सीरीज़ को शुरू करेंगे और उस सीरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके चैप्टर्स के, आपकी टेक्स्ट बुक के, उनको हम डिस्कशन करेंगे। प्लस उनके थ्रू हमारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी समझेंगे। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मनी एंड क्रेडिट लेकर आए हूँ आपके लिए। उसमें एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, इनफैक्ट हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज फॉर्मल सेक्टर नीड टू इंक्रीज इट्स लैंडिंग इन रूरल एरियाज। मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि व्हाई डज फॉर्मल सेक्टर नीड टू इंक्रीज इट्स लैंडिंग इन रूरल एरियाज। अब बच्चों इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है आपका फॉर्मल सेक्टर, एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर, और दूसरा है यहाँ पे डेब्ट ट्रैप। सेकेंड लाइन में की आंसर में आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम समझेंगे। प्लस इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर ये बोल कर रहा है। और कोई भी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से नहीं जाएगा तुरंत ही। मैं जो समझा रहा हूँ उसको आपको समझना भी है। ये बेटा मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर आपको आंसर तैयार करवाना होता तो मैं आपके लिए वीडियो ये छोटी सी कभी नहीं बनाता। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इनफैक्ट आपको ये, आप चीज़ों को समझ भी सको, प्लस जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद भी रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की आखिर जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उन्हें हमारे जो विलेजेस, हमारे जो गांव हैं, वहाँ पर जाकर जो लैंडिंग अपनी कैपेसिटी यानी कि लोन देने की जो फैसिलिटीज़ है उनको इंक्रीज़ क्यों करना चाहिए। अब बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो किसका देश है? गांव का देश है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में गांव एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी कहाँ पर रहती है? आपकी गांव में रहती है। अब गांव में बहुत ज़्यादा बैंक्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी नहीं है। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग अब बच्चों आप लोगों ने टॉपिक को पढ़ा हुआ है, टॉपिक को समझा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, स्टोरीज उसमें दी हुई हैं। तो आप लोगों को पता है कि गाँव जो होता है, गाँव में सबसे ज़्यादा क्या, कौन सी एक्टिविटी होती है? आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, या डेयरी फार्मिंग हो, कुछ भी हो, तो लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है। जब लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे ज़्यादा किसके पास जाते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं। अभी इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में आखिर डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, फॉर्मल सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो मनी और क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। इसमें हमने बैंक के बारे में पढ़ा है, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, प्लस जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, बड़े बड़े मुंशी होते हैं, इनके बारे में जाना है। तो जितने भी बैंक्स हो गए, जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, ये कौन सी सेक्टर्स में आते हैं? आपके फॉर्मल सेक्टर में। वहीं आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स हो गए, साहूकार्स हो गए, ये सब किस में आएंगे? आपके इनफॉर्मल सोर्सेज में। अब लोग अब जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है गांव के अंदर? लैंडलॉर्ड्स पर, ज़मींदार्स पर, साहूकार्स पर। ठीक है, लेकिन जब फॉर्मल सेक्टर्स अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, यानी कि बैंक्स बड़े बड़े यहाँ पर आएंगी, प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आएंगी, तो क्या होगा? इनकी जो डिपेंडेंसी है, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनकी डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सोर्सेज पर, वो खत्म होगी। और किस पर डिपेंडेंसी शुरू होगी? फॉर्मल सोर्सेज पर। पहला पॉइंट तो यही कह रहा है। नंबर 2, विल सेव पीपल फ्रॉम डेब्ट ट्रैप। अब बच्चों डेब्ट ट्रैप क्या होती है? यानी कि जो कर्जे का जाल होता है वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ और मुझे लोन लेना है, अपने खेत के अंदर एक ट्यूबवेल लगाना है, प्लस फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, प्लस मैं अभी तक अपनी खेती किससे कर रहा था? अब मेरे पास जो बैल हैं, अब मुझे चाहिए एक ट्रैक्टर हो। अब मैंने सोच रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास होंगी तो मैं अच्छे से खेती कर पाऊँगा, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, उसके बाद में मेरी जो फसल होगी वो भी अच्छी होगी, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, तो मैंने जो कर्ज़ा लिया है उसको मैं चुका दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैं जो इरिगेशन के लिए पंप लगवाया था वहाँ पानी नहीं आया, या मान लीजिए वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है तो पानी की फैसिलिटी मुझे नहीं मिल पाई। थोड़े बहुत सामान जो मुझे खरीदने थे, जैसे ट्रैक्टर मैंने खरीद लिया, फर्टिलाइज़र मैंने खरीद लिए। अब मैंने सोचा था कि मैं, चलो बारिश आएगी जून सितंबर के आसपास तो मेरी फसल हो जाएगी, फसल को पानी लग जाएगा। लेकिन हुआ क्या? बारिश नहीं आई, मानसून फेल हो गया। जब मानसून फेल हुआ तो होता क्या है कि मेरी फसल ख़राब हो गई।
अब इस फसल खराब की वजह से ना तो मैं जो लोन मैंने लिया था वो वापस कर पाऊँगा। इनफैक्ट अपने इस लोन को पूरा करने के लिए मुझे एक लोन की ज़रूरत और पड़ेगी। मैं वो लोन ले लूँगा। फिर वो भी क्या होगा, मान लो मेरी फसल दोबारा खराब हो गई है, मान लो अच्छी फसल नहीं हुई, तो मैं एक लोन और लूँगा। इस तरीके से क्या होगा कि मैं बार-बार लोन लेता रहूँगा, तो जो लोन की साइकिल है मैं उसमें फँस जाऊँगा। कर्ज़े के जाल में मैं फँस जाऊँगा। तो वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेब्ट ट्रैप। यानी कि अगर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हमारे देश में बढ़ेंगे, स्पेशली गाँव वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, लोग कर्ज़े के जाल से बच सकेंगे। ठीक है? नंबर 3 है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़। अब बेटा ज़ाहिर-सी बात है, जब लोगों अच्छी खेती-बाड़ी होगी, उन लोगों के पास में लोग फार्मिंग अच्छे से करेंगे, डेयरी फार्मिंग करेंगे, या मान लो जितनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, वो अच्छे से गाँव के अंदर होंगी, तो क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। कैसे? वो ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे। जब वो ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे तो उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएँगे। वो अच्छी-अच्छी मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज़ उनको अवेल हो पाएँगी, वो मिल पाएँगी, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जी पाएँगे। ठीक है? नंबर 4 है आपका मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे मैंने कहा कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं 10 तरह की चीज़ें खरीदूँगा। जैसे ट्रैक्टर खरीदूँगा, फर्टिलाइज़र खरीदूँगा, अपनी इरिगेशन करने के लिए टूल्स खरीदूँगा। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, एक फार्मर जो मॉनसून पर डिपेंड है, जो एक फार्मर हेल्प पर डिपेंड है, जिसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, कंपेरेबल टू जिसके पास ट्रैक्टर की फैसिलिटी है, टूल की फैसिलिटी है, फर्टिलाइज़र्स हैं, अच्छे-अच्छे बीज हैं उसके पास में। तो इससे क्या होगा, जब उनके पास पैसे होंगे, लोन की फैसिलिटी होगी ज़्यादा अच्छी वाली, तो वो उनका एग्रीकल्चर जो है वो मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है? नंबर 4 है आपका प्रॉस्पेरिटी इन विलेजेस। गाँव में समृद्धि भी आएगी। मान लो हर किसान है, जो गाँव में लोग काम करते हैं, चाहे फार्मिंग में लगे हों, चाहे वो डेयरी फार्मिंग में हैं, वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, तो जब उनके पास में पैसा होगा, तो गाँव की जो समृद्धि है वो भी बढ़ेगी। गाँव में डेवलपमेंट वगैरह होंगे, गाँव की जो सड़कें हैं वो भी अच्छी-अच्छी होंगी। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? ठीक है? और लास्ट में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारा जो देश है वो किसका देश है? गाँव का देश है। जब हमारे देश के सारे गाँव डेवलप करेंगे तो हमारा देश भी डेवलप करेगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ भी आया होगा। मैंने इसमें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया आपको, आपको इनफॉर्मल सोर्स क्या होते हैं, प्लस मैंने आपको बताया डेब्ट ट्रैप क्या होती है। तो देखा आपने, हमें हमने अपना क्वेश्चन भी तैयार किया और 3 कॉन्सेप्ट को भी समझा। इसी तरीके से हम दूसरे अदर कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, प्लस उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है?